अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा एरिया है वो कहलाता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ये हमारा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 है जो डील करता है विद इन्वेंट्रीज। अब इस के हिसाब से इस स्टैंडर्ड में हमने क्या क्या पढ़ना है आज उस पर बात करते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज है हमारे पास हाउ टू रिकॉर्ड इन्वेंट्री। हाउ टू रिकॉर्ड इन्वेंट्री एंड वेज ऑफ कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। और इन सब से पहले जो चीज हमने पढ़नी है, व्हाट इज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री होती क्या है, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरे स्टैंडर्ड में। देखा जाए तो ये हमारा दूसरा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसमें डील ही किया जा रहा है ट्रेडिंग से। अगर आप बात करते हो अपने पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, तो वो डील करता है कि हाउ टू प्रेजेंट योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसके बाद जो दुनिया में अकाउंटेंट्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया नजर आया, दैट वाज इन्वेंट्री वैल्यूएशन। कि जो ट्रेड आप कर रहे हो, जो इन्वेंट्री आपके पास रखी हुई है, उसको वैल्यू आपने किस तरह से करना है। और इसके लिए जो अकाउंटेंट्स ने बात निकाली वो क्या थी, दैट योर इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अकाउंटेंट्स के हिसाब से आप जो इन्वेंट्री अपने पास रख रहे हो, जो इन्वेंट्री आपके पास आपके वेयरहाउस में पड़ी हुई है, दैट शुड बी वैल्यूड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। यानी कि उसकी कॉस्ट क्या है और उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, इन दोनों में से जो कम होगा उस पर आपने अपनी इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करना है। सिंस इन्वेंट्री इज माई एसेट, सो अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हम अपने एसेट को ओवर वैल्यू नहीं कर सकते। और IAS 2 भी यही कहता है कि आपने अपने एसेट को कभी भी ज्यादा वैल्यू पर रिकॉर्ड नहीं करना, हमेशा उसकी मिनिमम वैल्यू पर रिकॉर्ड करें। बट द क्वेश्चन इज कि ये इन्वेंट्री होती क्या है, और स्टैंडर्ड ने हमें ये तक बता दिया है कि इन्वेंट्री होती क्या है और इसको किस तरीके से एसेट में रिकॉर्ड किया जाता है। तो इन्वेंट्री होती क्या है ये पढ़ लेते हैं। इन्वेंट्रीज आर एसेट्स हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इन्वेंट्री उन असासों को कहा जाता है जो कारोबार ने अपने इख्तियार में रखे हुए होते हैं ताकि उनको वो फरोख्त करके अपने कारोबारी मामला चला सकें। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन for such sale or in the form of material or supplies to be consumed in the production process or in the rendering of services। इन्वेंट्री हर उस चीज को कहा जाता है जो या तो मैं प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल करूं, या प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करूं, या सर्विसेज देने के लिए इस्तेमाल करूं। अच्छा, अब जब बात की जाती है इन्वेंट्री की, तो इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए मेरे पास, सॉरी, इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए मेरे पास दो चीजें आ जाती हैं। जैसे कि एग्जामिनर ने बताया, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। जैसे कि अकाउंटेंट्स ने हमें बताया है कि इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ या तो कॉस्ट या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब अकाउंटेंट्स ने, स्टैंडर्ड ने हमें यह भी बताया है कि कॉस्ट क्या होती है। स्टैंडर्ड ने हमें बाकायदा बताया है कि कॉस्ट क्या होती है। तो कॉस्ट कहा जाता है एक ऐसी मालियत को जो या तो मैं अपनी इन्वेंट्री को खरीदने में या तो उसको बनाने में इनकर कर रहा हूं। एक ऐसा खर्चा जो या तो मैं अपनी इन्वेंट्री को खरीदने में या उसको बनाने में इनकर कर रहा हूं, वो मेरे लिए कॉस्ट है। इन्वेंट्री की कॉस्ट में क्या क्या चीजें शामिल होंगी, स्टैंडर्ड ने हमें यह भी बताया है। इन्वेंट्री की कॉस्ट में सबसे पहले आ जाती है उसकी परचेज प्राइस, फिर उसके बाद आ जाती है उसकी कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। अच्छा, जब मैं बात कर रहा हूं परचेज प्राइस की, तो ये परचेज प्राइस है ऑफ रॉ मटेरियल। ये परचेज प्राइस है ऑफ रॉ मटेरियल। जब मैं कन्वर्जन कॉस्ट की बात करता हूं, तो कन्वर्जन कॉस्ट ऑफ फॉर रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स। और तीसरी चीज आ जाती है जिसमें ऑल अदर कॉस्ट इन इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्रीज टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। मतलब
जो इन्वेंट्री मेरे पास रखी हुई है उसको मंगवाने से लेकर अपने पास रखने तक का जो भी खर्चा है वो इन्वेंट्री की कॉस्ट में आ जाएगा। ये वही इन्वेंट्री की कॉस्ट है जो आप लोगों ने पढ़ी थी पहले इनिशियली आपके एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, यानी कि टोटल कॉस्ट जो हम निकालते हैं ये वही कॉस्ट है। IAS 2 जो है वो बैक करता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम को, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम जो है वो सपोर्ट करता है IAS 2 को। अब एक सवाल कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इन्वेंट्री की कॉस्ट किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। ABC PLC manufactures and sells a single product, cupcake. Details for costs are as follows. ABC estimates to produce 500,000 units of cupcake for the upcoming year. Details for costs are as follows. Okay जी, अब हम पढ़ लेते हैं। मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल है जिसे हम रॉ मटेरियल भी कहते हैं। मेरे पास रॉ मटेरियल है जो कि 1 यूनिट पर 250 ग्राम्स लग रहा है, और 1 kg जो है मुझे 5 रुपए का पड़ता है। तो ये हो गया 0.25 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट वुड बी 1.25। ये आ गया मेरे पास 1.25। उसके बाद बात करते हैं हम अपने डायरेक्ट लेबर पर। 0.5 आवर्स एट $8 पर आवर, ये आ गया मेरे पास $4 पर यूनिट। और फिर डायरेक्ट एक्सपेंस की बात करते हैं, 0.5 आवर्स एट $3 पर आवर, ये आ गया मेरे पास $1.5। फिर आते हैं हम अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पर। तो देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मुझे गिवन है कितने, 1050000। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पर एग्जामिनर इसको अक्सर बोलता है प्रोडक्शन ओवरहेड्स के नाम से। प्रोडक्शन ओवरहेड्स या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सेम चीज है। टोटल हमें गिवन है 1050000। ये टोटल में गिवन है मुझे, टोटल में। और मुझे कहा गया है कि मैं 5 लाख यूनिट्स बना रहा हूं। तो मैं पर यूनिट अगर निकालना चाहूं तो मैं कैसे निकालूंगा, 1050000 डिवाइडेड बाय 500,000, ये आ जाएगा मेरे पास 2.1। और फिर उसके बाद मेरे पास कुछ नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट्स हैं, ये है मेरे पास $4 टोटल में, 4 पर यूनिट। तो अगर मैं बात करूं मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, मेरी टोटल कॉस्ट आ रही है 14.5, 4.5.25, 6.75, 8.85 एंड 12.85 मेरी टोटल कॉस्ट आ रही है पर यूनिट। हमारी पहली रिक्वायरमेंट क्या थी, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ ईच कपकेक एज पर IAS 2, जो हमने यहां पर निकाल ली 12.85 पर यूनिट। दूसरी चीज थी हमारे पास टोटल कॉस्ट फॉर कपकेक्स एज पर IAS 2। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमें इन सबको टोटल करना पड़ेगा। इन सबको टोटल कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा अभी 1.25 मल्टीप्लाई बाय 500,000, दैट वुड बी 625,000। ये हो जाएगा मेरे पास 20 लाख, और ये हो जाएगा 7.5 लाख, और ये हो जाएगा 20 लाख, और ये 10,50,000 हमें ऑलरेडी गिवन है। दैट वुड बी अराउंड 625 प्लस 20,000 प्लस 750 प्लस 1050 प्लस 2,000, ये हमारे पास आ जाएगा 6,425,000। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। हमारे पास ये एक सवाल हो गया जिसमें हमने कॉस्ट निकाल ली अपनी इन्वेंट्री की यूजिंग IAS 2। अगर मैं पर यूनिट की बात करूं तो मेरे पास आ रही है 12.85, और अगर मैं टोटल की बात करूं तो मेरे पास आ रही है 6,425,000। ये हमारे स्टैंडर्ड का एक पार्ट हो गया कंप्लीट। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, विच इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है। NRV or net realizable value is the estimated selling price in a ordinary course of business less the estimated cost of completion and the estimated cost necessary to make the sale। बेटा ये वो डेफिनेशन है जो स्टैंडर्ड में गिवन है, ये मैं अपने पास से नहीं पढ़ा रहा, ये आपकी बुक की डेफिनेशन नहीं है, ये एज पर IAS 2
नेट रियलाइजेबल वैल्यू की डेफिनेशन है। अगर आसान अल्फाज में बात की जाए तो एनआरवी क्या होती है कि अगर आज की तारीख में, आज के दिन मैं अपनी इन्वेंट्री को मार्केट में बेचने जाऊं तो मुझे उससे कितने पैसे रियलाइज हो जाएंगे, दैट इज योर नेट रियलाइजेबल वैल्यू, या उसके नेट जो पैसे मुझे मेरे पास रियलाइज होंगे दैट इज योर नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अगर इन्वेंट्री को मैं आज सेल करने जाता हूं तो आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, हमारी जो अगली चीज है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैलकुलेट कैसे होती है। देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैलकुलेट कैसे करनी है, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होती है एक अदद एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, और इसमें से हम माइनस कर देते हैं कॉस्ट टू सेल। अब कॉस्ट टू सेल में एग्जामिनर या स्टैंडर्ड हमें बताता है कि क्या क्या चीजें आ सकती हैं। इसमें से हमने कॉस्ट टू सेल माइनस कर दी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, या जिसे हम कहते हैं एनआरवी। ये हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अच्छा, ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू हमने निकाल तो ली, लेकिन ये कॉस्ट टू सेल जो लिखा हुआ है इसमें मेरे पास क्या क्या चीजें आती हैं, अब जरा इस पे बात कर लेते हैं। देखो, कॉस्ट टू सेल में हमारे पास जो पहली चीज आएगी दैट वुड बी कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, या फिर जिसे हम कहते हैं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन या फिर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। और दूसरी चीज जो आ जाती है मेरे पास कॉस्ट टू सेल में, दैट इज सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस। ये दोनों चीजें मेरे पास आ गई कॉस्ट टू सेल में। अच्छा जी, एक सवाल इस पे कर लेते हैं, बल्कि सवाल करने से पहले मैं एक चीज आपको और बताता हूं कि एनआरवी लगती कब कब है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए कि एनआरवी कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट होगी, क्यों लगेगी, और कब कब इसको हम अप्लाई करेंगे अपनी इन्वेंट्री पर। एनआरवी की एप्लीकेशन में आप एक चीज पहले बिठा लो अपने जहन में कि एनआरवी लगेगी उन गुड्स पर एनआरवी एप्लीकेबल ऑन, नंबर वन, डैमेज्ड गुड्स, या डैमेज गुड्स या फिर इन्वेंट्री, वो इन्वेंट्री जो डैमेज हो गई हो, वो इन्वेंट्री जो कि ऑब्सोलीट हो गई हो, पुरानी हो गई हो, वो इन्वेंट्री जो कि एक्सपायर हो गई हो, खत्म हो गई हो, इन चीजों पर एनआरवी लगती है। एनआरवी को अगर मैं आसान अल्फाज में बात करूं तो अक्सर औकात इसे हम सैल्वेज वैल्यू से भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का सिनेरियो इतना होता नहीं है। हमारी कोशिश ये होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा रिकवर कर सकें इन द फॉर्म ऑफ एनआरवी। तो एनआरवी हमारी लगती है डैमेज गुड पर, ऑब्सोलीट गुड पर, एक्सपायर्ड गुड पर। अच्छा जी, अब ये एनआरवी पर एक सवाल करते हैं ताकि हमें फर्दर क्लियर हो जाए एनआरवी लगाई कैसे जाती है। वही सवाल कंटिन्यूएशन में है जो हमने अभी ऊपर किया था। During recent flooding, 1/4 of the total production of cupcakes was damaged. ABC decides that in order to sell the damaged cupcake, ABC needs to incur a further processing cost of $8 per unit, along with the selling expense of $4 per unit. हमें ये कहा गया कि भाई अगर आपको ये जो कपकेक्स हमने बनाए थे, अभी कुछ बारिशों की वजह से, कुछ नागहानी आफात की वजह से उसमें से एक चौथाई या 1/4 जो है वो डैमेज हो चुके हैं। हमारी टोटल प्रोडक्शन कितनी थी, 500,000। इसमें से 1/4 जो है वो डैमेज हो गए, यानी कि 125,000 कपकेक्स हमारे डैमेज्ड हैं। बात आ गई है अब इन 125,000 कपकेक की। अगर मैं इसको बेचना चाहता हूं तो मुझे इस पे मजीद $8 का खर्चा करना पड़ेगा।
ताकि मैं इसको दोबारा बेचने के काबिल बना सकूं। और फिर जो बंदा बेच रहा है वो कह रहा है कि मैं इसको हर यूनिट बेचने के लिए आपसे $4 की डिमांड रखूंगा, यानी कि हर यूनिट वो मेरा बिकवा देगा लेकिन वो मुझसे $4 कमीशन लेगा। तो ये मेरे लिए दोनों क्या है, अब कॉस्ट टू सेल है। फर्दर मुझे ये बताया जाता है कि जनाब ये जो डैमेज यूनिट्स है मेरे, ये जो डैमेज यूनिट्स है मेरे कपकेक के, ये 50% ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पर बिकेंगे, विच इज $45। 50% ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पर मेरे ये कपकेक्स बिकेंगे, दैट इज $45। अच्छा जी, कैलकुलेट नेट रियलाइजेबल वैल्यू, पहली रिक्वायरमेंट है, हमें एनआरवी कैलकुलेट करनी है, कर लेते हैं। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितनी है हमारी, 45 इंटू 50%, दैट इज $22.5। एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल कितनी है अब, 8 and 4, तो ये आ गया 8 + 4 इज इक्वल्स टू $12। मेरी एनआरवी कितनी हो गई, मेरी एनआरवी हो गई $10 पर यूनिट, सॉरी $10.5 पर यूनिट, $10.5 पर यूनिट। अब देखो पहली रिक्वायरमेंट तो हमने पूरी कर दी। कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री फॉर 500,000 cupcakes at year end and advise whether ABC should value the damaged units of inventory on NRV or cost। इस रिक्वायरमेंट में दो चीजें मांगी गई हैं। पहले तो मुझे 5 लाख कपकेक की टोटल वैल्यू बतानी है, टोटल वैल्यू बतानी है एट ईयर एंड 5 लाख कपकेक की। और फिर ये भी बताना है एबीसी को कि क्या ये डैमेज गुड्स एनआरवी पे जाएंगे या फिर आपके कॉस्ट पे जाएंगे। अब हमने शुरू में पढ़ा था दैट इन्वेंट्री मस्ट बी वैल्यूड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। कॉस्ट आ रही है मेरे पास 12.85, एनआरवी आ रही है मेरे पास 10.5। कॉस्ट $12.85 पर यूनिट, एनआरवी $10.5 पर यूनिट। तो लोअर कौन सा है, ऑब्वियसली एनआरवी लोअर है, तो मैं ये डैमेज गुड्स को एनआरवी पर रिकॉर्ड करूंगा, मैं ये डैमेज गुड्स को एनआरवी पर रिकॉर्ड करूंगा। अब आते हैं कि इसको एनआरवी पर रिकॉर्ड कैसे करना है। मेरे पास 5 लाख, मेरे पास 5 लाख कपकेक्स की टोटल कॉस्ट कितनी थी, 6,425,000। 5 लाख कपकेक्स की टोटल कॉस्ट कितनी है मेरे पास, 6,425,000। इसमें से 1.25 लाख कपकेक्स ऐसे हैं जिसकी कॉस्ट मुझे यहां से माइनस करनी होगी। 1.25 लाख कपकेक्स ऐसे हैं जिसकी कॉस्ट मुझे यहां से माइनस करनी पड़ेगी, यानी कि 1.25 लाख मल्टीप्लाई बाय 12.85 मुझे यहां से माइनस करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास 16,06,250। और इस 1.25 लाख यूनिट्स को मुझे एनआरवी पर रिकॉर्ड करना है। एनआरवी है मेरे पास 10.5, तो ये हो जाएगी 1312,500। तो मेरी जो टोटल इन्वेंट्री की वैल्यू आ रही है यूजिंग IAS 2, ये आ जाएगी 6131,250। $6131,250 ये हमारे पास आ जाएगी एंड टोटल वैल्यू फॉर इन्वेंट्री। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आप लोग का कोई सवाल होता है तो यू गाइस कैन कांटेक्ट मी एनी टाइम। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन के साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।